हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि मैं फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है और चैप्टर वाइज ही चलेंगे। स्पेशली टारगेट होगा आपका LRC अमीन, SSC JEE जो आपका अक्टूबर में है, और JSSC, ठीक है, जो झारखंड में होने वाला है। और भी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे DDA JEE और NHPC के लिए भी यूज़फुल होगा, ठीक है। तो चलते हैं, लेट नहीं करेंगे क्वेश्चन की ओर। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। और देखिए, जो लोग अब तक प्रिपरेशन नहीं किए थे वो अब लग जाइए, क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। और पहला हम चैप्टर लेके आए हैं इन्वायरमेंटल से, ठीक है। और बहुत ही लंबा चैप्टर है इन्वायरमेंट, तो थोड़ा ज़्यादा दिन ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, what are the devices that are installed for drawing water from the sources called, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, वह उपयंत्र जिसकी सहायता से जल स्रोत से जल निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो बताइए क्या इसमें सही होगा। ए दिया गया फिल्टर्स, बी है एक्यूफर्स, सी है इनटेक और डी है एक्यूक्लूड। तो कौन सा आपका सही होगा। किस डिवाइस से हम वाटर को ड्रॉन करते हैं सरफेस से, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, इनटेक होगा। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रॉन करते हैं हमारा जो सरफेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए बहुत ही यूज़फुल सेशन होगा, ठीक है। तो चैनल से अब जुड़ जाइए और आपको डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है सी वाटर कंटेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, समुद्र के जल में ताजे जल की धारा का कितना ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मतलब जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन समुद्री जल में होता है। ए दिया गया है 60%, बी है 70%, सी है 75% और डी है आपका 80%। तो कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 80%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दिस इज ए सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इनमें से कौन सा जल का उप सतह स्रोत है, ठीक है। सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है। ए दिया गया एक्यूफर, बी है रिवर, सी है पॉन्ड्स और डी है आपका लेक। कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है, एक्यूफर्स होगा। सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आपका एक्यूफर्स होता है। एक्यूफर्स क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए सरफेस है, ठीक है। तो एक्यूफर्स वो होता है जिसमें वाटर पास कर जाए, ठीक है। तो इससे आपका वाटर जो है पास कर जाए इजीली, ठीक है, यही आपका एक्यूफर्स कहलाता है, ठीक है। डिटेल में चलिए देख लिया जाए, डिटेल में ही एक्यूफर्स के बारे में। देखिए एक्यूफर्स आपका मेनली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आपका कन्फाइंड एक्यूफर्स, दूसरा होता है आपका अनकन्फाइंड और तीसरा आपका होता है आपका परिच्छेद एक्यूफर, ठीक है। जिसमें मेनली आपका एग्जाम में कन्फाइंड और अनकन्फाइंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है।
तो वही दोनों को देखते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, ठीक है। ड्राइंग के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, ये आपका इम्परवियस लेयर है, ठीक है, ठीक है। ये वो लेयर है जिसमें कोई वाटर ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। पहले फिगर बना लेने दीजिए। पहले फिगर बना ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका हो गया, ये वाला, ये जो जा रहा है, ठीक है, ये दोनों, ये आपका इम्परवियस लेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी वाटर ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। इसमें आपका कोई वाटर ट्रेवल नहीं करता है, ओके। तो ये आपका इम्परवियस लेयर होता है, इसमें कोई आपका वाटर ट्रेवल नहीं करता है। अब देखिए, ये जो है आपका, ये आपका कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है। इसको कन्फाइंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि जनरली ये दो जो लेयर है उसके बीच में, जो आपका इम्परवियस लेयर है उसके बीच में होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका लेयर, इसमें से वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा और इसमें से वाटर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोनों लेयर के बीच में जो वाटर टेबल होता है वही आपका एक्वीफर होता है, कन्फाइंड एक्वीफर होता है, ठीक है। इसमें वाटर फ्लो करता है। देखिए, दूसरा क्या है, अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड कौन सा होता है, तो ये वाला आपका जो है, ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है। अब इसको अनकन्फाइंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये एक्वीफर क्या होता है, जनरली प्रेशर पे नहीं होता है, ठीक है। इस पर आपका जो इम्परवियस लेयर है उसका प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है, ठीक है। और ये आपका ये लैंड हो गया, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कन्फाइंड क्या होता है, तो जो दो इम्परवियस लेयर क्या होगा, वह लेयर जिसमें से वाटर ट्रेवल ना कर सके, ठीक है। तो दो लेयर के बीच में जो आपका जो लेयर होता है जिसमें वाटर आता है उसको हम कन्फाइंड कहते हैं। और अनकन्फाइंड क्या होगा, तो वह लेयर होता है जिस पे कोई भी प्रेशर जो नहीं पड़ता है। जो ये आपका देख रहे हैं, इसका देखिए, कन्फाइंड में क्या होता है, इस लेयर का और इस लेयर का प्रेशर इस पे पड़ रहा है, लेकिन इस वाले पे क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अनकन्फाइंड है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या बुलाया गया है, द इंक्रस्टेशन ऑफ द वेल, द इंक्रस्टेशन ऑफ द वेल पाइप कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, ठीक है। इसमें क्या बुलाया गया, कूप के पाइप का पपटियन निम्न में से किसके द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले आपको जानना होगा कि इंक्रस्टेशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका पाइप है, सपोज करिए कोई पाइप है, ठीक है। और उस पाइप में कोई भी आपका लिक्विड या फिर कोई भी जो मटेरियल आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उस जो मटेरियल फ्लो कर रहा है वो डिपॉजिट ना हो, ठीक है। लेकिन उसका डिपोजिशन ही हमको क्या कहते हैं, इंक्रस्टेशन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें लिक्विड हमारे पेट्रोल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सॉरी पेट्रोल नहीं, ग्रीस ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए, ठीक है।
तो ग्रीस का डिपोजिशन ना हो, अगर डिपोजिशन हो गया तो हम उसको कहेंगे इनक्रस्टेशन, ठीक है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल विच आर फ्लोइंग इन द पाइप, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इनकंस्ट्रेशन ऑफ द वेल पाइप कैन नॉट बी रिड्यूस। तो किस प्रोसेस से हम इनकंस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी एक को चुनना है जिससे हम नहीं कर सकते, उसके अलावा 3 है जिससे हम कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक है। पहला दिया गया है reducing the drawdown and hence pumping rate, दूसरा है यूजिंग स्क्रीन्स हैविंग larger area opening, थर्ड है सी properly maintaining and periodically cleaning the well screen, और डी है एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग करके हम इनकंस्ट्रेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही इनकंस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसी के कारण हमारा क्या होता है, इनक्रस्टेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर दिया गया रिड्यूस द ड्रॉडाउन एंड हैंस पंपिंग रेट, इससे क्या करते हैं, हम इनकंस्ट्रेशन को कम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूजिंग स्क्रीन हैविंग लार्जर एरिया ओपनिंग, ऐसा स्क्रीन का यूज करेंगे जिसका ओपनिंग एरिया लार्ज होगा, ठीक है। तो ओपनिंग एरिया लार्ज होगा तो जाहिर सी बात है मटेरियल डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रॉपरली मेंटेनिंग, ठीक है, समय समय पे उसको मेंटेन किया जाएगा और साफ़ किया जाएगा तो इनकंस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका डी है एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच कंटेन्स एंड इजिली इल्ड वाटर टू आवर ट्यूबवेल इज कॉल्ड एज, ठीक है। वह जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है जो कंटेन करता है एंड इजिली इल्ड मतलब क्या है, किसी चीज़ को इल्ड करना, गेन करना, इल्ड वाटर टू आवर ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से जब हम वाटर को इल्ड करते हैं मतलब निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जिसे हम आसानी से कर लेते हैं। ए है एक्यूक्लूड, बी है एक्यूफर, सी है एक्यूटार्ड और डी है एक्यूफ्यूज, ठीक है। तो कौन सा आपका इसमें सही होगा, बताइए। क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका कौन सा सही होगा, देखिए इसका आंसर सही होगा आपका बी, एक्यूफर, ठीक है। एक्यूफर से हम इजीली वाटर को गेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 क्या दिया हुआ है, तो एक्यूफर तो आपको बताया था, एक्यूफर क्या होता है, दो मान लीजिए इम्परवियस लेयर है, ठीक है, इसके बीच का जो लेयर होता है वही आपका एक्यूफर होता है। ये दोनों इम्परवियस मतलब क्या हुआ है, इसके अंदर से वाटर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, इसको हम इम्परवियस लेयर कहेंगे, लेकिन उसका बीच का जो लेयर है वो हमारा एक्यूफर होता है। मतलब 2 इम्परवियस लेयर के बीच का जो लेयर है वो एक्यूफर, ये तो पता है एक्यूफर क्या होता है। लेकिन उसके अलावा जो 3 दिया गया उसके बारे में देखा जाए, ठीक है। तो एक्यूफ्यूज़, जो डी है आपका एक्यूफ्यूज़, ये क्या होता है, ठीक है। एक्यूफ्यूज़ क्या होता है, देखिए एक्यूफ्यूज़ क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई ऐसा लेयर है, ठीक है, जिसमें से वाटर फ्लो ना करे, ठीक है, एकदम से फ्लो ना करे, तो उसको हम कहेंगे एक्यूफ्यूज़। इसका जनरली आपका एग्जांपल हो जाएगा रोक, ठीक है। तो एक्यूफर समझ में आ गया, एक्यूफ्यूज समझ में आ गया। एक्यूटार्ड जो आपका सी है, एक्यूटार्ड, तो एक्यूटार्ड क्या होता है, तो देखिए एक्यूटार्ड ये होता है, मान लीजिए कि एक्यूटार्ड की बात कर रहे हैं तो ये रोकी संरचना ही है, ठीक है। मतलब इसमें भी वाटर अच्छे से ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन कुछ परमिशन ये देता है वाटर को ट्रैवल करने के लिए, पूर्ण रूप से रोकता नहीं है, ठीक है, और ना ही पूर्ण रूप से वाटर फ्लो ही करता है।
तो इसको हम कहते हैं एक्यूटार्ड, जिसका एग्जाम्पल आपका मान लीजिए बलुई मिट्टी जो होती है ना, उसमें आपका वो पूरी तरह से रोक भी नहीं सकता है और पूरी तरह से फ्लो भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक्यूटर्ड वो कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल आपका बलुई मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी, ठीक है। तो एक्यूटर्ड हो भी हो गया। अब एक्यूक्लूड क्या होता है, ठीक है, जो आपका ए है, ए एक्यूक्लूड। तो एक्यूक्लूड क्या होता है बताइए, और सोचिए क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, अब देखिए एक्यूक्लूड में इसका क्या कन्फ्यूज़न है कि इसमें वो लेयर है, ठीक है, मान लीजिए एक्यूक्लूड है, ठीक है, इसमें वाटर इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, वाटर जो है इसमें इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इकट्ठा होने के बावजूद भी ये जो पास करता है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें मतलब कि इस लेयर में आपका वाटर इकट्ठा है लेकिन फ्लो नहीं कर पाता है, इस पार से उस पार जो पास नहीं कर पाता है ये वाटर होने के बावजूद, तो हम इसको कहेंगे एक्यूक्लूड, ठीक है। क्या कहेंगे, ऐसी परत जिसमें जल इकट्ठा हो सकता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में बाहर निकाला नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूक्लूड, ठीक है। और इसका जनरली एग्जाम्पल होता है क्ले। क्ले आप देखेंगे, क्ले मिट्टी में क्या होता है, वो भीगा रहता है, उसमें पानी रहता है, लेकिन क्ले से हम क्या करते हैं, पानी को इस पार से उस पार ले जाने के लिए हम उसको सक्षम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जनरली आप देखिएगा पानी को रोकने के लिए कभी देखे होंगे, जो क्ले होता है उसी से हम पानी को रोकते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं तो जहाँ से पानी निकलने लगता है खेत में, तो हम जो गीली मिट्टी है उसी को लेकर वहाँ पर रख देते हैं तो पानी रुक जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा चारों क्या होता है, एक्यूफर, एक्यूफ्यूज, एक्यूटार्ड और एक्यूफ्लूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। The geological formation which is neither porous nor permeable and hence neither contain nor yield groundwater is termed as, ठीक है, अभी तो पहले बताए थे। भूवैज्ञानिक विन्यास जो न तो सरंध्री होता है और न ही पारगम्य, और इसलिए न तो इसमें भौमजल होता है और न ही उत्पन्न करते हैं, तो क्या नाम से जानते हैं उसको, बताइए कौन सा होगा आपका। मतलब पूरी तरह से इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताए थे, तब क्या होगा, डी, यानी कि एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज क्या है, वो संरचना है जो पूरी तरह से समझ लीजिए कि पत्थर है जिसमें थोड़ा सा भी वाटर ट्रांसफर ना हो, इसीलिए बोला गया नाइदर पोरस नर परमिएबल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। When in the impervious strata the surface of water surrounding the well is at atmospheric pressure, well is known as, ठीक है। अब क्या बोला वो, when in the pervious strata, ठीक है, the surface of water surrounding the well is at atmospheric pressure, the well is known as, ठीक है। जब पिछले स्तर में कूप के चारों तरफ, मतलब कूप है कोई कुआं है, इसके चारों तरफ जल का सतह वायुमंडल दाब पर है, जो वाटर लेवल है यहाँ पर उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जो कुएं का निर्माण होगा उसको हम कौन सा कुआं कहेंगे। ए है आपका ग्रेविटी वेल, बी है आपका आर्टिजियन, सी है ओपन और डी है डीप वेल, कौन सा आपको सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ग्रेविटी वेल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसमें जिक्र किया गया है तो आप ग्रेविटी वेल समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। When water is flowing through some confined aquifer, the spring form is known as, ठीक है। जब जल कुछ परिरुद्ध जलवृत्त के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है तब निर्मित झरने को किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। When the water is flowing through some confined aquifer, confined aquifer क्या बता चुके हैं क्या है, ठीक है, द स्प्रिंग फॉर्म इज नोन एज, ठीक है।
तो वो इसमें ये बोला है, जो वाटर है मान लीजिए वो फ्लो कर रहा है किसमें, कंफाइंड एक्वीफर में। कंफाइंड पता है क्या होता है, दो इम्परवियस लेयर के बीच में जो आपका वाटर लेयर होता है जिसमें वाटर रहता है, ठीक है। उसी से जो आपका जो स्प्रिंग बनता है यानी कि झरना बनता है, उसको कौन सा झरना कहेंगे, कौन सा स्प्रिंग कहेंगे। ए दिया गया सरफेस स्प्रिंग, बी है आर्टेजियन स्प्रिंग, सी अनकन्फाइंड स्प्रिंग और डी है ग्रेविटी स्प्रिंग। कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आर्टेजियन स्प्रिंग, ठीक है, जो किसके द्वारा बनता है, तो कन्फाइंड एक्वीफर के कारण, ठीक है। आई थिंक पता होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लिया जाए। क्या बोला है, कोफिशिएंट। देखिए न्यूमेरिकल बनाने का नियम होता है, पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि क्या पूछा है। तो पहले देखते हैं क्या पूछा है। देन द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सिस्टम है, पहले फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर इक्वल टू 3000 गुणा एस गुणा अंडर रूट के, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर जाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, दिया क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी कि के का वैल्यू दिया गया है आपका 40 मीटर पर डे। और आपको पता है कि जो परमेबिलिटी किस में रहता है, मीटर पर सेकंड में रहता है, तो इसको चेंज कर दीजिए, 40 का 40 रहेगा, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड, डे को सेकंड में चेंज करना है, तो डे में घंटा 24, घंटा मिनट 60 और एक सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.0004629 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4629 मीटर पर सेकंड। एक ये निकल गया। एस आपका यानी कि एस क्या है, ड्रॉ डाउन एट द वेल यानी कि अपघर्षण दिया गया है, एस की वैल्यू दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। एस भी निकल गया, के भी निकल गया, फॉर्मूला में एस के रख दीजिए, आर का वैल्यू आपका निकल जाएगा 258.198 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये जनरल डिफिनेशन है, वाटर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वीफर, ठीक है। क्या होगा, वाटर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वीफर। ए है स्पेसिफिक स्टोरेज, बी है स्पेसिफिक रिटेंशन, सी है स्पेसिफिक यील्ड और डी है नन ऑफ द अबव। कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए इसमें स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेसिफिक यील्ड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो इसी दोनों को हमको ध्यान में रखना है। और स्टोरेज तो आपका जनरली स्टोरेज की बात कर रहा था, इकट्ठा से आप समझ जाइएगा। और एक तो है आपका नन ऑफ द अबव, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसमें कन्फ्यूज़न दो ही कर रहा है, या तो स्पेसिफिक यील्ड और या फिर स्पेसिफिक रिटेंशन। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 25 का बी स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला से क्या देखिए, एस आर स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू वी डब्ल्यू आर अपान वी डब्ल्यू आर क्या होता है, तो गुरुत्व प्रवाह के अधीन अवरोध जल का आयतन, ठीक है। गुरुत्व प्रवाह के अधीन मतलब क्या होता है, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी जो आपका आयतन होता है उसी को वी डब्ल्यू आर से डिनोट किया गया है, ठीक है, जल का आयतन, ठीक है। और भी है कि आपका जल का कुल आयतन, ये आपका स्पेसिफिक रिटेंशन होता है। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड की बात कर रहा है, स्पेसिफिक यील्ड, तो ये क्या होगा, तो देखिए स्पेसिफिक यील्ड मतलब, यील्ड का मतलब ही बताए थे, यील्ड मतलब को गेन करना, निकालना, प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब पानी का वह आयतन, वह जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींच सकते हैं, फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, एक्वीफर से हम जो फोर्स यानी कि बल लगाकर जिसको हम खींच सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, बाहर निकाल सकें, उसको हम यील्ड कहते हैं। तो इसी को स्पेसिफिक यील्ड कहा गया है। डिफिनेशन इसका ये है, जल का वह आयतन जो कि गुरुत्व बल के कारण जलावृत पदार्थ के किसी इकाई आयतन में बहता है। ठीक है, इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक यील्ड होता है। तो स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूला भी देख लीजिए, V//V। ठीक है, तो नीचे तो आपका जल का कुल आयतन दोनों में सेम रहेगा, ऊपर वाला ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, तो दोनों का हो गया, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन दोनों हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है अगला क्वेश्चन। ये तो सबको पता होगा। इन इंडिया द स्टैंडर्ड वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे ऑफ डोमेस्टिक पर्पस कितना होता है, 135 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे देखिए, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी तो आपको पता है क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, क्या होगा 135 लीटर। दो क्वेश्चन सेम आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें थोड़ा चेंजिंग है, इसमें क्या बोला है, प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल टाउन एंड सिटीज़। इसमें स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ के बारे में बोला, छोटे शहरों तथा नगरों के लिए प्रति व्यक्ति जल की मांग क्या की जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 135 लीटर तो आपको पता था। ठीक है, लेकिन इसमें स्मॉल टाउन एंड सिटी के लिए बोला है, एक व्यक्ति के लिए। तो ए दिया गया 135, बी है 100, सी है 200 और डी है आपका 180। तो कौन सा हो सकता है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 200 लीटर। ठीक है, LPCD। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसमें आपका स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ का 200 लीटर दिया गया है। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट हैं, जनसंख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जनसंख्या का क्वेश्चन में जनसंख्या वाइज पूछ दिया, इसमें तो मान लीजिए पूछ दिया स्मॉल टाउन एंड सिटीज़, तो हम 200 कर दिए। और अगर पूछ देता कि 20,000 से कम जनसंख्या रहे तो कितना लीटर का यूज़ करेंगे प्रतिदिन व्यक्ति, 20,000 से 50,000 रहे तो, 50,000 से 2 लाख रहे तो उसको भी देख लीजिए, एक झटके में थोड़ा देख लीजिए। देखिए 20,000 से कम रहेगा। ठीक है, बीस हज़ार से कम रहेगा तो वहाँ यूज करते हैं 110 से 150 लीटर। सॉरी 20,000 से कम रहेगा तो 110 लीटर। ठीक है, लीटर पर डे पर व्यक्ति। ठीक है, आपका 110 होगा। ठीक है, 20,000 से कम व्यक्ति के लिए। लेकिन वहीं आपका 20,000 से 50,000 तक के लोगों के लिए 150 से 240। ठीक है, देख लीजिएगा 20,000 से 50,000 तक के लिए। रुकिए, एक टेबल ही गड़बड़ हो गया, इसमें दिक्कत हो रहा है, फिर से यहाँ बना देना। मिस्टेक हो गया था। 20,000 से कम के लिए 110 लीटर। ठीक है, पहले पूरा लिख दे लीजिए। 20,000 से 50,000, दूसरा में होगा आपका 50,000 से 2 लाख। ठीक है, अगर 2 लाख से 5 लाख के लोग बीच में हैं और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है और 10 लाख से अधिक है। ठीक है, तो एक झटके में देख लीजिए, जब 20,000 से
कम होंगे तो 110 लीटर पर डे पर पर्सन, ठीक है। ठीक है, और 20,000 से 50,000 के बीच रहेंगे तो कितना डिमांड होगा? तो इसका डिमांड होगा आपका 110 से 150। 50,000 से 2 लाख के बीच रहेंगे तो इसमें आपका 150 से 240, ठीक है। अब 2 लाख से 5 लाख के बीच में लोग रहेंगे तो 240 से 275। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 275 से 335, और 10 लाख से अब रहेगा तो 335 से 360, ठीक है। तो इस टेबल को भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिस्क्राइब्ड पर बेड वाटर डिमांड फॉर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग लॉन्ड्री फैसिलिटी हैविंग लेस देन 100 बेड्स, ठीक है। अब अस्पताल में आपको पता है लॉन्ड्री फैसिलिटी मतलब उसको साफ़ सफाई धोने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो 100 बिस्तर से कम अस्पताल के साफ़ सफाई के लिए प्रति बिस्तर जल लिया जाता है, ठीक है। तो पर बेड मतलब साफ़ सफाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका, जब बेड जो 100 बेड से कम हो, लेस देन 100 बेड, तो एक बेड के लिए कितना लीटर यूज़ हो जाएगा? यहाँ बेड धोने का मतलब सिर्फ बेड नहीं, उसका पूरा एरिया की बात होती है। ए दिया गया है 340 लीटर, बी है 450, सी है 250 और डी है आपका 280। तो लेस देन 100 बेड के लिए आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 340 लीटर पर डे पर बेड, लेस देन 100 बेड, ठीक है। अभी यही अगर क्वेश्चन पूछ दे मोर देन 100 बेड तो मोर देन 100 बेड के लिए हो जाएगा 450 लीटर पर डे, ठीक है। मोर देन 100 बेड, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छात्रावास का नाम सुने, छात्रावास क्या होता है? इसमें लड़के रहते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्टल, ठीक है। तो हॉस्टल के लिए आपका क्या हो सकता है पर व्यक्ति? तो हॉस्टल के लिए हॉस्टल यानी कि छात्रावास के लिए होता है 135 लीटर प्रति व्यक्ति, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिस होता है ना, जिसकी आप तैयारी करना है, गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी कार्यालय या फिर नॉर्मली जो सरकार के अधीन कार्यालय है, उसमें होता है 45 लीटर पर व्यक्ति, ठीक है। और एक होता है आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम सुने हैं ना, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट का होता है आपका, आर से लिख देना है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का होता है आपका 70 लीटर पर व्यक्ति, ठीक है। और होटल होता है, देखिए रेस्टोरेंट और होटल में अंतर है, आपको पता है। तो रेस्टोरेंट का 70 और होटल, रेस्टोरेंट में जनरली हम खाना के लिए यूज़ करते हैं और होटल के लिए ऑल थिंग होता है। तो होटल के लिए कितना होगा? 180, ठीक है। तो सब याद रहेगा। जब हॉस्पिटल है और उसमें बेड है 100 से कम तो 340 लीटर, और 100 बेड से अधिक है तो 450 लीटर। होटल है तो 180, ठीक है। हॉस्टल है यानी कि छात्रावास है तो 135 लीटर। गवर्नमेंट ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है कोई तो 45 लीटर। और जो आपका रेस्टोरेंट है उसमें 70 लीटर, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिए, डेली आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। और डिटेल में करा रहे हैं इसलिए कि 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपका 8 से 14 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक। द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर रेस्टोरेंट, अभी देखिए रेस्टोरेंट का बताया था, क्या था रेस्टोरेंट का, कितना होगा? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, 70 लीटर पर डे, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो जो हुआ अब तक, जिसने प्रिपरेशन किया नहीं किया, अब लग जाइए, क्योंकि कम से कम LRC अमीन के लिए तो लग जाइए, क्योंकि उसमें तो आपका 8,000 सीट है, ठीक है। और प्लस 50% लोग को वेटिंग में रखेगा,
ठीक है। तो मान लीजिए 12,000 टोटल है, 12,000 में तो घुसना एक लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं, जिसका अभी तैयारी नहीं भी हुआ है वो भी अब से पढ़े तो 12,000 के अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो LRCM के लिए तो लग जाइए, ठीक है। और इसी में जो एडवांस लड़के होंगे जो अच्छे से पढ़ेंगे उसका JSSC में हो जाएगा, SSC तो है ही, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।